जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस अनु कुमारी का। Sir, thanks to Amit sir, thanks to the institute for giving me this opportunity to interact with the students here. I really love interacting with students. जब मैंने तैयारी शुरू की थी, देखिए फ्रेंड्स, आज नाम हो रहा है कि अनु कुमारी की स्ट्रैटेजी क्या थी, लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी कोई स्ट्रैटेजी माइंड में नहीं थी। ठीक है, माइंड में था तो सिर्फ डाउट्स थे, fears थे, uncertainties थी. I didn't know what was going to happen and I had taken a big risk. So I think आप लोगों को पता ही होगा, I have 8+ years of work experience in the private sector और मैंने financial services sector में basically काम किया था. And at this stage of my life, I was a married woman, a wife and a mother to a 2.5-year-old boy. Today my son is 4-year-old. When I started preparing, he was 2.5. तो चैलेंजेस बहुत थे, डर बहुत लगता था और बहुत बार ऐसे डाउट्स आते थे कि व्हाट इफ़ इट डजंट हैपन, व्हाट इफ़ इट डजंट मटीरियलाइज. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ कि बच्चों, आप भी जिस भी स्टेज से शुरुआत करोगे ना, यू विल फील कि यू आर लॉस्ट, यू डू नॉट नो वेयर टू बिगिन, व्हाट टू डू, लोग करते कैसे हैं. छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना जो हमारे, स्पेशली दे आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू टैकल. जैसे मुझे छोटी सी चीज़ ये नहीं पता लगता था या ये समझ में नहीं आता था कि when the syllabus becomes so vast by the end of the preparation, when you approach mains, so the current affairs portion, for example, would have lengthened so much that you would find it very difficult to revise. तो बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स, कैसे होगा, क्या होगा, all these kinds of things were the ones that made my beginning. ठीक है, that is how I started. 2016 June में I left my job and I started preparing. Thanks to my brother and my mama ji, they are the ones who actually inspired me or encouraged me कि तुम जॉब छोड़ दो, कोशिश करोगी तो हो जाएगा. It was only on their insistence. मैं मतलब ये जो पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं, डियर पेरेंट्स, मेरी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट होगी, एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस एनेक्डोट इज़ so that you people also perhaps encourage your children, your wards, the same way as I was encouraged by my parents and relatives. मुझे बहुत डाउट था और मुझे नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा एट दिस एज व्हेन आई हैड ओनली 2 good attempts to go, बट ओनली बिकॉज मेरे रिलेटिव्स ने मुझ में इतना फेथ दिखाया. मेरे मामा जी ने मुझे एक छोटा सा सिंपल सा SMS भेजा था. उन्होंने लिखा था कि अगर तू अभी जॉब छोड़ दे तो तेरा और तेरे बेटे का 1.5-2 साल का जो भी खर्चा होगा, आई एम रेडी टू बेयर. आप अभी बच्चे हो, मतलब मोस्ट ऑफ यू परहैप्स वुड बी ग्रेजुएट और स्टिल स्टार्टिंग और सो ऑन, so you won't recognize, but financial responsibility is a big thing, and especially when you have been working at a particular position for a long amount of time. I was drawing a good salary, so financially I was in a stable position, but ये सोच के डर लगता था कि कल को जब वो महीने के एंड में सैलरी नहीं आएगी तो हाउ वुड यू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड ऑल. एक होम लोन भी ले रखा था, बेटा भी था, उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी, सो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वर देयर. तो बच्चों के मन में डाउट्स या फियर्स होंगे. पेरेंट्स, मतलब सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, इट इज़ अप टू यू कि यू हैव टू वॉर्ड ऑफ दोज फियर्स एंड डाउट्स. आप अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो. मैं ये ब्रैक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं बताना चाह रही हूँ आपको, वेन एवर आई यूज़ टू फील वेरी वेरी लो ना, तो मेरा भाई या मेरे पापा मुझे यूँ कह देते थे, बेटा तू एक्सेप्शनल है, तो निकाल जाएगी. एक्सेप्शनल वर्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है. आई नो इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट्स कि कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ मैं, पर मैं सच बता रही हूँ, जब मेरा भाई मुझे वो एक छोटा सा कह देते ना, तो कोशिश तो कर, तो निकाल जाएगी, तो एक्सेप्शनल है, मैं बता रहा हूँ. ट्रस्ट में मुझे खुद अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, शायद किसी तो बेस पे कह रहा होगा, हो जाएगा. 2016 का जब फाइनल रिजल्ट आया, 2016 का प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ था. आई हैड स्टडीड फॉर अराउंड 1.5 months टू गिव दैट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम. अगस्त में था उस टाइम पे, तो 1.5 महीने की तैयारी से मुझे पता था कि वो क्लियर नहीं होने वाला है. वो हुआ भी नहीं, आई लॉस्ट इट बाय 1 mark. तो आराम से मैंने अपना नेक्स्ट ईयर के प्री की तैयारी शुरू कर दी थी. ओके, I forgot what I wanted to say. Let me start on another thread now. तो बच्चे,
व्हेन यू स्टार्ट बहुत सारे डाउट्स होंगे, फियर्स होंगे, इनसिक्योरिटीज़ होंगी, बट ट्रस्ट मी दैट इज़ द बिगिनिंग एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, वेन एवर यू कम अक्रॉस अ पाथ इन लाइफ वेन यू डोंट फेस एनी डिफिकल्टीज बी अश्योर्ड दैट यू आर वॉकिंग ऑन द रॉन्ग पाथ। जब हम कुछ सही करने चलेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट करने चलेंगे, कुछ बड़ा करने चलेंगे, मतलब नो डाउट प्रॉब्लम्स होंगी और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा, ये डिफ़िकल्टीज़ थोड़े ही समय के लिए हैं। मतलब 2-3 चीज़ें जो मैं करती थी व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी लो और व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड, आई वुड स्पेशली वांट टू शेयर, बिकॉज ये जो जर्नी है ना यूपीएससी की, टू ऑल द एस्पिरेंट्स आई वांट टू से, इट इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ वेरी आर्डियस, इट इज़ वेरी वेरी अनसर्टन, यू डो नॉट नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। तो ऐसे मोमेंट्स पे ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कई बार बूस्टअप करती हैं, इनकरेज करती हैं, एंड दे ऑलवेज गिव अस द स्ट्रेंथ टू गो अहेड डिस्पाइट द इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स। तो कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी, एक तो एक थॉट है, दिस टू शेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब ये थॉट सुन के मुझे बड़ी शांति से मिलती थी। ठीक है, फ़िलहाल ये प्रॉब्लम है, चलो चली जाएगी। मुझे मेंस के टाइम पे ना चिकनगुनिया हो गया था, तो जॉइंट्स वगैरह ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बहुत रोई थी कि मुझसे तो पहले ही मेरी स्पीड स्लो है और अब तो लिखा जाने वाला ही नहीं है। ठीक है, बट उस टाइम पे फिर मैं यही सोचती थी कि ठीक है, अभी तो मतलब इमीडिएट चिकनगुनिया हुआ है, इस वजह से जॉइंट्स में ज़्यादा पेन है, एज टाइम विल पास वो ठीक हो जाएगा। सो ये छोटा सा फ्रेज, दिस टू शेल पास, इट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़, अपने वेल विशर्स से बात कीजिए, आपके पेरेंट्स हों, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मासी, योर हस्बैंड इफ़ यू आर मैरिड, योर इन लॉज, एनीबडी हु लव्स यू जेन्युइनली, उन लोगों से बात कीजिए। वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आपकी अच्छाई दिखाएंगे, आपकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ दिखाएंगे, जिसके बेसिस पे दे हैव फेथ इन यू कि आप कर पाओगे। तो डू टॉक टू दोज पीपल। अवॉइड नेगेटिविटी, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी बच्चों, कई बार कहने को हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बट दे माइट नॉट बी आवर ट्रू वेल विशर्स। बिवेयर ऑफ सच पीपल। ठीक है, दे कैन एक्चुअली पुट यू डाउन। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे ऐसे कह दे, अच्छा फलाने फलाने क्वेश्चन का आंसर बताओ, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, एंड द अदर पर्सन टेल्स यू, ये भी नहीं आता, इसका मतलब तेरी तो तैयारी नहीं है, अभी तो तू इस प्री में नहीं बैठ सकता, मेंस में नहीं बैठ सकता। अवॉइड सच नेगेटिविटी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। अगर आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, तो आई एम प्रिटी श्योर देयर वुड बी 100 different questions that you would be knowing and perhaps your friend wouldn't be knowing. So don't get carried away by the negativity. Along with these things, let me start with the strategy per se that I did. ठीक है, सो विद ऑल द फियर्स, विद ऑल द अनसर्टेनिटीज़, मैंने कैसे शुरुआत की थी। जून 2016 में, एज आई टोल्ड यू, मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। तो पहले मैंने थोड़ा बहुत गूगल वगैरह किया, पेपर का पैटर्न देखा कैसा क्या होता है, बुक लिस्ट एक कंपाइल करी कि यू नो व्हाट आर द बेसिक बुक्स दैट आई एम गोइंग टू रेफर। उस टाइम पे 2015 का रिजल्ट आया था, एंड देयर इज़ अ वुमन, अर्तिका शुक्ला, शी वाज रैंक 4 दैट टाइम। मैंने उनका वीडियो देखा था, एंड आई समहाउ फेल्ट अ लॉट इंस्पायर्ड बाय दैट गर्ल। She hadn't taken coaching, and she cleared it in her first attempt with such flying colors, 4th rank, and she was a medical student. और वो उस टाइम पे शायद MD के पेपर देने की तैयारी कर रही थी when she decided to opt for UPSC. तो somehow मुझे कुछ ये फेथ आया, when she can do it, तो शायद बिना कोचिंग के भी निकल सकता है। मुझे थोड़े थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो मैंने घर पे बैठ के ही तैयारी करनी शुरू करी थी। किताबों की लिस्ट मैंने मेनली अर्तिका शुक्ला की फॉलो करने की कोशिश की। बुक लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली। सो माई एडवाइस टू यू वुड बी, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। ठीक है, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डू मेक इट अ पॉइंट कि आप घर आके उसे अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, उन्होंने कोई मटेरियल दे रखा है, आप उस पर स्टिक कर रहे हैं, तो डू स्टिक टू दैट, बट डोंट गो फॉर मल्टीपल थिंग्स। हर एक चीज़ के n नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे जहाँ से आप कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के लिए, बट कुछ लोग बोलते हैं 11th-12th की NCERTs मस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं रमेश सिंह की किताब मस्ट है, कुछ लोग बोलते हैं श्री राम इकोनॉमी के प्रिंटेड नोट्स कर लो, यू नो, एंड बेड़ा पार हो जाएगा। सो हर एक चीज़ के लिए देयर आर n नंबर ऑफ सोर्सेज। आप थोड़ा थोड़ा सा रिसर्च करिए, पहले गूगल वगैरह कर लीजिए, अपने टीचर्स से थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, उन बुक्स को थोड़ा बहुत
फ्लिप थ्रू करके देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है या नहीं. एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टिक टू वन बुक, वन गुड बुक. अगर आपके फंडा क्लियर नहीं है तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अपने टीचर से पूछिए. कोचिंग नहीं ले रहे हैं, घर बैठ के कर रहे हैं, द वे आई यूज टू डू, तो गूगल करना आई वुड से थोड़ा अवॉइड करिएगा. बिकॉज फॉर एनी टॉपिक व्हेन यू गूगल ना, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं. एंड देन फनलिंग आउट द बेस्ट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स अ लॉन्ग टास्क. ऐसे टाइम पे आई यूज टू सीक हेल्प ऑफ माई ब्रदर. मुझे कोई टॉपिक नहीं आता था जिसमें क्लैरिटी नहीं होती थी, तो आई वुड सिंपली SMS हिम कि फलाना फलाना टॉपिक एंड ही एक्सप्लेन इट टू मी. तो जितना गूगल या रिसर्च करने में एफर्ट जाता था वो मेरा नहीं, मेरे भाई का जाता था. ठीक है, इट वुड सेव मी अ लॉट ऑफ टाइम. और वो मुझे क्रिस्प और जो बिल्कुल सबसे आसान सी चीज़ होती थी वो निकाल के दे देता था. सो सीक आउट मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम योर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, एनीबडी. अगर आप 2-3 लोग इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग टू डू. कोई बहुत अच्छा एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, ग्रुप बनाइए, टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए. इकोनॉमिक्स का ये फॉर एग्जांपल, ये टॉपिक तुम प्रिपेयर करो, ये मैं प्रिपेयर करूँगा, एंड देन वील क्रॉस क्वेश्चन ईच अदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट डू मेक यूज़ ऑफ देम. सोर्सेज लिमिटेड रखिए, मल्टीपल रिविजन्स. ठीक है, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट इनफ माई डियर फ्रेंड्स, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आप 10 सोर्सेज से 2-2, 3-3 बार पढ़ो, इसके बजाय आप 1 या 2 सोर्स को ही 10-10 बार पढ़ लो. द सेकेंड थिंग वुड बी मच मोर फ्रूटफुल, आई कैन से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. लिमिटेड चीज़ें रखिए, उनकी मल्टीपल रिविजन्स लीजिए. मैंने ये रियलाइज़ किया है कि द सेम NCERT बुक दैट आई हैड रेड इन द फर्स्ट गो और सेकेंड गो, व्हेन आई वाज रीडिंग इट फॉर से 7th और 8th टाइम, अ न्यू इंसाइट आई विल गेट. ठीक है, कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो परहैप्स इनिशियल रीडिंग्स में नहीं पता चलता था. तो अपनी बेसिक बुक्स को प्रिसाइज रखिए, उनकी मल्टीपल रिविजन्स लेते रहिए. मेरा कुछ एक थोड़ा सा सिंपल सा मंत्र था कि चाहे मैं प्री दे रही हूँ, चाहे मेंस दे रही हूँ, और फॉर दैट मैटर इंटरव्यू दे रही हूँ, आई वांटेड टू इंश्योर कि हर चीज़ को मैंने कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज कर लिया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए इट वर्कड. आप देख लीजिएगा वेदर यू वांट इवन मोर रिविजन्स और लेसर, बट आई वुड से कि डू रिलाई ऑन मल्टीपल रिविजन्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तैयारी की बात शुरू करते हैं. तो मैंने जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने न्यूज़पेपर से नहीं पढ़े थे बच्चों. मैंने अपने करंट अफेयर्स इनसाइट्स ऑन इंडिया नाम से वेबसाइट है, तो वहाँ से मैंने पढ़े थे. सो डेली आई यूज़ टू डू द करंट अफेयर्स. उसके बाद उनका एडिटोरियल पढ़ती थी, एंड देन आई यूज़ टू सॉल्व सम 5 to 8 MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट दे पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट. सो ऑन एंड ऑफ आई कीप गेटिंग क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट, क्या कैन वी डू अवे विद हिंदू, और इज़ इट एब्सोल्युटली मैंडेटरी. अगेन, सब्जेक्टिव चॉइस, completely your choice, whatever you want to do, but I didn't read the newspaper. मेरे लिए मतलब इनिशियली ये था कि मैं अपनी मासी के घर पे रह के तैयारी कर रही थी, और उनके गांव में उस टाइम पे हिंदू आता नहीं था. हिंदू की सर्कुलेशन बहुत वास्ट नहीं है, फार फ्लंग एरियाज़ में जनरली नहीं आता है. सो दिस वॉज अ कंस्ट्रेंट दैट आई बिगैन विद. दैट इज़ वाई आई रिलाइड ऑन ऑनलाइन करंट अफेयर्स, एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर मी. मेरे लिए वो बहुत सही साबित हुआ. हिंदू पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था. करंट अफेयर्स मैंने ऑनलाइन पढ़ने शुरू किए, सो दैट वुड कंज्यूम अराउंड हाफ एन आवर ऑफ माई टाइम टू रीड ऑल द करंट अफेयर्स. उसके बाद फिर एडिटोरियल पढ़ लिया 10-15 मिनट में, एंड डूइंग द MCQs. मतलब 1 घंटे में करंट अफेयर्स वाला पार्ट अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता था, बजाय इसके कि लगभग 1.5-2 घंटे आप द हिंदू को डिवोट करो. एंड अगैन, कम्प्लीटली योर चॉइस. बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदू पढ़ते हैं, उसमें से नोट्स बनाते हैं, एंड दैट इज़ द वे दे गो. सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू, टाइम लिमिटेड है बच्चों, तो उस टाइम का ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो. ठीक है, आउटपुट इनपुट रेशो थोड़ी देख लिया करो कि 2 घंटे पढ़ के अगर मेरी इतनी आउटपुट आ रही है, बजाय इसके 1 घंटे पढ़ के आ जाए उतनी आउटपुट, तो दैट इज़ बेटर. इस वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम जगह जगह से बचाने की कोशिश करो. सो दैट इज़ अबाउट या करंट अफेयर्स रीडिंग एंड ऑल. उसके बाद बात करते हैं नोट मेकिंग की. मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं. डिड यू मेक नोट्स? If you made notes, how often did you revise them? How did you ensure that you revised all your notes in time?
Note making again a subjective choice, but to tell you what I didn't make notes. Absolutely not for NCERTs in standard books. मेरा ये मानना है कि जितना टाइम आप NCERT पढ़ के उसमें से नोट बनाने में लगाएंगे, उतना ही टाइम अगर आप उसकी रिविजन में दे दोगे ना, तो आउटपुट वुड बी मच बेटर. तो अगेन मतलब इट इज़ अबाउट द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. तो देख लीजिए, मुझे नोट्स बनाना मतलब पर से इज़ बहुत यूज़फुल नहीं लगता. उसका एक और कारण है, द वे आवर माइंड प्रोसेसेस एन इन्फॉर्मेशन इज़ दैट वी मेक अ पिक्चर. ठीक है, माइंड हमारा वर्ड्स को याद नहीं रखता है, इमेज को याद रखता है. तो जब हमने कुछ पढ़ा है, हमारे माइंड में वो इमेज रिटेन रह जाती है. अगर आपने पहले NCERT से पढ़ा, देन यू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम दैट. तो पहले NCERT से पढ़ा, फिर अपने नोट्स में से पढ़ा, तो माइंड में भी थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है. ठीक है, बहुत सर्टेनिटी से वो चीज़ आप लॉन्च करके और उसे रिटेन नहीं कर सकते हैं. बजाय इसके ये बेहतर होगा, NCERT या स्टैंडर्ड बुक जो भी है, लक्ष्मीकांत या कोई भी एनवायरनमेंट की कोई भी पढ़ी, और अगर करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड आ रहा है ना, तो वो वहीं पे उसमें ऐड कर लिया. दैट इज़ समथिंग दैट आई यूज टू डू. NCERT पढ़ी, आपको नेक्स्ट रिविजन लेनी है, यू फाइंड कि इतना ज़्यादा तो रिवाइज नहीं हो सकता हर टाइम, बिल्कुल वर्ड एक वर्ड नहीं रिवाइज होगा. ब्रैकेट करके थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन. अंडरलाइन कर लीजिए. करंट अफेयर्स की उससे संबंधित कोई भी चीज़ उस टाइम पे चल रही है, वो वहीं पे ऐड कर लीजिए. करंट अफेयर भी याद रह जाएगा, और मेंस में व्हेन यू विल बी राइटिंग एन आंसर तो थोड़ी एनरिचमेंट भी हो जाएगी. छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगेन कम्प्लीटली अप टू यू. नाउ कमिंग टू नोट मेकिंग फॉर करंट अफेयर्स. मैंने देखिए प्रिलिमिनरी तक तो क्या किया था, डेली का शेड्यूल यही था कि आई वुड रीड द करंट अफेयर्स ऑनलाइन एंड सॉल्व द MCQs एंड स्टफ लाइक दैट. महीने का एंड होने पे वो वेबसाइट कंपाइलेशंस पोस्ट करती है. ठीक है, तो आई वुड डाउनलोड दैट कंपाइलेशन और PDF में आई वुड रिवाइज ऑल ऑफ दैट. क्योंकि एक बार पहले कायदे से पढ़ रखा होता था, तो जनरली कुछ तो याद होता था. फिर जब रिवाइज कर लेती थी, दोबारा से जो भूल चुकी होती थी वो याद आ जाता था. उसके बाद मैं क्या करती थी, जब मैंने उस PDF में से पढ़ा, डाउनलोडेड में से, तो in order to reduce the amount of time that would go into the revision, in the next revision, I would highlight the stuff that I wanted to retain or that I would find difficult for retention. तो अपना PDF में या Word document में highlight करने के लिए वो होता है ना, येलो कलर से you can highlight the stuff, टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट आई यूज टू डू. जो स्टैटिस्टिक इंपॉर्टेंट लगा, या फिर जो ऐसा लगा कि इसकी मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत है एंड इट कैन बी अ क्वेश्चन दैट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन मेंस, तो उसको हाईलाइट कर लिया येलो कलर से. ट्रस्ट मी, जब मैं मल्टीपल रिविजन्स लेती गई ना इन चीज़ों की, व्हाट हैपेंड टिल द वेरी लास्ट पॉइंट वाज कि जो वो येलो हाईलाइटेड पोर्शन था ना, दैट वेंट ऑन कमिंग डाउन एंड डाउन. शुरुआत में वो PDF 100 पेजेस की थी, तो फर्स्ट रिविजन वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. द सेकेंड रिविजन वुड हैव इन्वॉल्व्ड अ लेसर टाइम, क्योंकि वो येलो हाईलाइटेड पोर्शन कम था. फिर जब उस चीज़ की रिटेंशन होनी शुरू हो गई, वो येलो हाईलाइटेड पोर्शन और कम हो गया. ठीक है, सो कोई मैजिक मंत्रा नहीं है, ट्रस्ट में कोई मैजिक मंत्रा नहीं है. मल्टीपल रिविजन और थोड़ा सा स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम. तो नोट्स मेकिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, मैंने नहीं की थी. लेकिन हाँ, जब मेंस पेपर अप्रोच कर रहा था, आफ्टर प्रिलिमिनरी वाज ओवर, प्री की मैंने सारे रिविजन्स PDFs वगैरह से ही की, कंपाइलेशन से ही की. वंस मेंस अप्रोच्ड, उस टाइम पे आई गॉट कोल्ड फीट, आई डेवलप कोल्ड फीट. मुझे ये लग रहा था 12 महीने के तो पहले के करंट अफेयर्स हो चुके हैं, तो 12 बुकलेट्स तो वो, फिर 12 एडिटोरियल्स की बुकलेट, मतलब 12 करंट अफेयर्स की, 12 एडिटोरियल की बुकलेट्स, और जो 3-4 महीने थे बिटवीन प्री एंड मेंस, उन 3-4 महीनों की भी करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल्स की बुकलेट. सो दिस वाज गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क. कैसे रिवाइज करोगे? तो उस टाइम पे मतलब आज मैं आपके सामने बता रही हूँ तो इट्स अ स्ट्रैटेजी, पर उस टाइम पे एक पंट था, एक रिस्क थी. मुझे लगा कि इतना नहीं हो पाएगा, तो व्हाट शुड आई डू? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड मेकिंग सम शॉर्ट नोट्स. मैंने सॉफ्ट कॉपी में ही नोट्स बनाए थे, एंड फॉर द काइंड perusal of students, I have uploaded them online as well. I'm writing a blog on WordPress by the name अनु भोकर, तो वहाँ पे मैंने अपने वो नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं. वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होंगे फ्रेंड्स, बट हाँ, डाउनलोड करके परहैप्स आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग सकता है कि दिस इज़ हाउ शी डिड इट, सो दिस इज़ हाउ परहैप्स वी कैन ऑल्सो डू इट. आपके लिए यूज़फुल इसलिए नहीं होंगे बिकॉज बाय द टाइम यू विल बी राइटिंग मेंस, दे विल बी डेटेड एंड दे आर द नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स ओनली. तो what I did during these 3-4 months after pre was current affairs जो भी पढ़ा उसमें से if you find कि this is something that can be asked as a question in your mains paper, I would make very short note of it.
ठीक है, कोई भी टॉपिक है, टॉपिक मतलब सपोज कोई डेफिनेशन है या फिर फॉर एग्जांपल वो डिसेबिलिटी बिल है अपना, ठीक है, हेडिंग डाली डिसेबिलिटीज़ बिल, उसके जो पॉइंटर्स थे बहुत शॉर्ट में लिखे, डिजीजेस इंक्रीज फ्रॉम 7 to 21, एसिड अटैक इंक्लूडेड, एल्जाइमर इंक्लूडेड, फिर जो भी है रिजर्वेशन फॉर जॉब्स वगैरह एट ब्ला ब्ला परसेंटेज, 40% डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, बिल्कुल शॉर्ट से नोट्स जिन्हें रिवाइज करने में आपका बहुत कम टाइम जाएगा. दिस इज़ समथिंग दैट आई डिड फॉर मेंस का प्रिपरेशन. ये आपके लिए पेपर 1 और पेपर 4 में बहुत रेलिवेंट नहीं होगा बिकॉज दे आर मोस्टली स्टैटिक पोर्शंस, ठीक है, लेकिन पेपर 2 and 3 में ट्रस्ट मी इट प्रूव्ड अ लॉट हेल्पफुल टू मी. पेपर 2 में हालांकि पेपर 2 मुझे अपना वीक पॉइंट लगता था बट आई हैव स्कोर्ड नियरली हाईएस्ट मार्क्स, मेरे 129 आए हैं एंड आई थिंक इसी स्ट्रैटेजी ने मेरी हेल्प की है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे सीधा कॉपी पेस्ट करके लिख लो, अगर टाइप करने में टाइम जा रहा है एंड इफ़ योर राइटिंग स्पीड इज़ स्लो तो सीधा कॉपी पेस्ट कर लो. जब रिवाइज करते जाओ, फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, 110 पेजेस होंगे क्विक के करीब. सेकेंड रिवीजन में हाईलाइट करना शुरू करो येलो पोर्शन जो आपको रिवाइज करना है. थर्ड रिवीजन में दैट येलो हाईलाइट पोर्शन विल कम डाउन. मतलब दैट इज़ समथिंग दैट आई डिड एंड आई होप इट कैन हेल्प सम ऑफ यू. प्री की तैयारी की बात करते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तो ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि प्री की करनी है, गो फॉर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन. प्री इज़ ओनली द स्टेपिंग स्टोन टू मेंस एंड मेंस इज़ व्हाट एक्चुअली काउंट्स. मार्क्स तो सारे उसी के ऐड होने हैं. सो व्हाट यू शुड डू इज़ प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी रखिए बिल्कुल शुरुआत से ही. इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब है फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब पे तो ध्यान देना ही है, क्या नई स्कीम आ रही है क्या नहीं आ रही है, बट डेफिनेशन वगैरह कुछ आप पढ़ रहे हैं, ट्राई टू रिमेंबर द डेफिनेशन, याद करना शुरू कीजिए, ठीक है. अपने माइंड में मेंटली क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए. ये क्वेश्चन आता है तो आई वुड राइट दिस इज़ द डेफिनेशन, दीज आर प्रोज, दीज आर कॉन्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइटिंग प्रैक्टिस, मेनी टाइम्स क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कब स्टार्ट करनी चाहिए. राइटिंग प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी चाहिए वंस यू हैव गॉन थ्रू द स्टैटिक पोर्शन एटलीस्ट 2 times. स्टैटिक में क्या आती हैं आपकी NCERTs आती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं. स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, एनवायरनमेंट की आप शंकर कर रहे हैं, इकोनॉमी की श्री राम, मतलब ये मैंने किए थे. तो जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है एटलीस्ट आपने 2 बार अच्छे से कायदे से पढ़ लिया है. दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ करें? इफ देयर इज़ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट यू हैव जॉइंड तो उनकी जो भी टेस्ट सीरीज चल रही हो वो ले लीजिए. क्वेश्चन पेपर उठाया, बाकायदा उसका टाइम नोट करके, ठीक है, शुरुआत में परहैप्स इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम बट टाइम नोट करके चलिएगा. योर अल्टीमेट एम शुड बी कि यू शुड बी एबल टू राइट अ डिसेंट आंसर इन से 7 or 8 minutes because you don't get more time than this in actual mains. Initially when I started my answer writing practice, again मैंने Insights on India website पे ही की थी. There's a secure initiative of theirs, ठीक है, तो उसमें कुछ डेली के 8 क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं एंड यू आर सपोज टू राइट आंसर्स फॉर दैट. तो मैं उनके क्वेश्चन पढ़ती थी, उसका आंसर लिखती थी अपने रजिस्टर में एंड ट्रस्ट मी मैं वो आंसर रजिस्टर में इसलिए लिखती थी बिकॉज आई वॉज नेवर श्योर कि मेरे आंसर की क्वालिटी ऐसी है कि आई कुड पोस्ट इट ऑनलाइन. वाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज जब आप भी स्टार्ट करोगे ना यू वुड बी फुल ऑफ फियर्स. मेरा आंसर अच्छा नहीं है, आई एम नॉट राइटिंग एट पार और वॉट अदर्स आर राइटिंग. ठीक है, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है, सबकी. कोई माँ के पेट से चैंप नहीं जन्म लेता है, सिर्फ मेहनत, बार बार प्रैक्टिस, रिविजन, दैट इज़ व्हाट मेक्स सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल. तो मैंने जब आंसर राइटिंग स्टार्ट की, शुरुआत में मुझे 15-15, 20-20 मिनट लगते थे और क्वेश्चन लिखना होता था 150 वर्ड्स में एंड आई वुड एंड अप राइटिंग इन 2.5 पेजेस, मतलब ऐसे लिख देती थी. उस चीज़ को स्ट्रक्चर में लाने में काफ़ी टाइम लगा. आई डेडिकेटेड डिड दिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर अराउंड 4-5 months एवरी सिंगल डे विदाउट फेल. वहाँ पे आंसर लिखने के बाद आई यूज़ टू कंपेयर इट विद द आंसर्स पोस्टेड बाय फेलो स्टूडेंट्स ऑनलाइन. ठीक है, बहुत बच्चे ऑनलाइन आंसर लिख रहे होते थे, उनसे कंपेयर करके थोड़ा ये देखती थी वेयर द स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट लाइज. धीरे धीरे व्हेन आई डिड दिस प्रैक्टिस फॉर 4-5 months, the time reduced to around 7-8 minutes, so I was able to complete a decent answer in the requisite amount of time. The quality, the structure of answers improved. Intro, body, conclusion वाला जो पैटर्न होता है वो आ गया था. अब मुझे ये भी समझ आ गया था इंट्रो शॉर्ट सा कैसे लिखना है. और इमीडिएटली हाँ, इस दौरान फिर डायग्राम्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप
इसको ये मत सोचिएगा कि जब मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा देन लास्ट मोमेंट पे आई विल ड्रॉ डायग्राम्स. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डू गेट इन टू अ हैबिट ऑफ ड्रॉइंग डायग्राम्स. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके परहैप्स आप पेपर में ड्रॉ कर पाओगे. विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा. एंड डायग्राम्स डोंट हैव टू बी वेरी फैंसी, वेरी जैजी. दे कैन बी वेरी सिंपल डायग्राम्स. जस्ट टू टेल यू, एक वर्ड होता है गवर्नेंस. ठीक है, तो मैंने कर रखा था 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस. कि गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आएगा ना तो मैं ये डायग्राम कहीं ना कहीं करके घुसा दूंगी. 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी. ठीक है, ये एक तो 2-3 चीज़ें बताऊंगी इसमें. डायग्राम कैन बी वेरी सिंपल. मतलब एक आपने सर्कल ड्रॉ किया, उसमें लिखा गवर्नेंस, 3 एरो ड्रॉ किए ऐसे ऐसे ऐसे, और वो 3 वर्ड्स लिख दिए: पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी. एज सिंपल एज दैट. जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वेमेन एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नेंस. ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स का आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप तैयारी कर रहे होगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ऐसे टॉपिक्स के डायग्राम्स पहले ही बना के रख लीजिए. लास्ट मोमेंट पे दिमाग में नहीं आते हैं. आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी ना, देन दे विल नेचुरली कम टू यू. दूसरी चीज़, हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना, सिलेबस हमेशा सामने रख के बैठिए. सिलेबस सामने रख के तैयारी कीजिए. जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हो ना, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड कॉल्ड गवर्नेंस. मैंने जब ये वर्ड पढ़ा था, इस पे गवर्नेंस पे क्वेश्चंस आते थे, मुझे मीनिंग नहीं समझ आता था गवर्नेंस का कि है क्या. तो जब तक कोई चीज़ आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है, उसे छोड़िए मत. खासकर इफ़ दैट वर्ड अपीयर्स इन द सिलेबस. सिलेबस के हर एक वर्ड का प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. एंड इट्स नॉट अ हार्ड टास्क. आप तैयारी शुरू करेंगे ना, एक दिन में बैठ के सारी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है. एज द टाइम प्रोग्रेसेस, एज द preparation goes on, this thing will naturally come to you. तो इसे लोड लेके मत सोचना कि एक दिन में बैठ के सारी पहले डेफिनेशंस निकालता हूँ. नो, यू नो, डू इट एट योर ओन पेस. तो हर एक वर्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. गवर्नेंस की फॉर एग्जांपल मैंने फिर एक वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन याद की थी, एंड इट इज़ सो सिंपल, ट्रस्ट मी. इट सेज गवर्नेंस इज द वेज, गवर्नेंस मीन्स द वेज by which decisions are taken and implemented. Now can you imagine, can there be a simpler definition? It is so easy. The way decisions are taken and implemented. Governance ये चीज़ होती है. तो जब वो वर्ड समझ आ गया ना, then you can tackle any question based on that. तो हर एक चीज़ को पहले कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बनाइए, so that when it is clear in your mind, then you will be able to write a good answer on that. ये हो गया. Right, so definitions are very important, and keeping the syllabus in front of you while you are studying, that is very very important. तो मैंने फिर प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी इस तरीके से शुरू की. आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं once you are through with your basic stuff at least 2 times. प्री की जो टेस्ट सीरीज़ होती है, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे ही आपका बेसिक ये मतलब आपने 2 टाइम्स पढ़ लिया है सब कुछ, देन स्टार्ट विद अ गुड टेस्ट सीरीज़. किसी भी इंस्टीट्यूट की अपना कर लीजिए. ज़रूरी नहीं आप 2 करो, मैंने एक ही की थी, बट जनरली द वे कॉम्पिटिशन इज़ गेटिंग टफर डे बाई डे, पीपल जनरली सजेस्ट कि आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए. सो दैट इज़ अगैन अप टू यू, डिपेंडिंग ऑन अ टाइम एंड ऑल. मैंने एक ही करी थी. प्री की जब बात आती है, प्री से प्री की डेडिकेटेड स्टडी मैंने अराउंड 2 months प्रायर टू प्री आई स्टार्टेड. उससे पहले तक प्री प्लस मेंस मतलब आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ मेंस का इकट्ठे चल रहा था. 2 महीने जब रह गए थे प्री को, देन आई वेंट ऑन द प्रिलिमिनरी का प्रिपरेशन इन अ डेडिकेटेड मैनर. आराम से मतलब सॉल्व करना. और टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार टेस्ट दे दिया और उसे अलग रख दिया. एनालाइज दैट टेस्ट वेरी वेरी केयरफुली, एंड दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज. ठीक है, आप एक टेस्ट देने में पहले 2 घंटे लगाएंगे, उसके बाद उसे एनालाइज करने में 10-15 मिनट कितने मार्क्स आए, उसके बाद उसे फिर से पढ़िए कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए. वो जो टाइम होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है. 2-2 घंटे 3-3 घंटे में जाके हम वो 100 क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं. ठीक है, सो ऑलमोस्ट हाफ अ डे कैन गो इन टू द प्रॉपर एनालिसिस and study of a particular test for preliminary. You have to devote and dedicate that much of time. आप जितने भी 30-32 टेस्ट करते हैं उनके सारे अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, ताकि दैट कॉन्सेप्ट गेट्स एम्बेडेड इन योर माइंड, इट गेट्स लॉज्ड इन योर माइंड. प्री से मूव करते हैं फिर मेंस की तरफ. द डे प्री गेट्स ओवर, आप ठीक है थोड़ा सा अनमाइंड हो लीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी वेरी टफ प्रोसेस.
2 दिन 3 दिन, बट आफ्टर दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका पेपर कैसे गया है, डू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इररिस्पेक्टिव होगा या नहीं होगा। मुझे खुद का ये लग रहा था कि माइन वॉज अ बॉर्डर केस एंड आई वॉज रियली वेरी वेरी स्कैर्ड कि मेरा शायद प्री नहीं निकलेगा। ऑल्दो व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट, अभी मेरा ठीक ठाक क्रॉस हो गया है, 114 पॉइंट समथिंग थे मेरे मार्क्स, पर उस टाइम पे मुझे बहुत डर था कि शायद मेरा प्री नहीं निकलेगा। तो द बेस्ट एडवाइस दैट वाज गिवन टू मी वाज कि कैन यू रियली चेंज दैट, व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, द ओनली वे यू कैन गो अहेड इज बाय प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दी थी। इस दौरान मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी अपने ऑप्शनल के लिए। वहाँ पे मैंने 4-5 टेस्ट लिख के देखे थे, विच रियली हेल्प मी स्ट्रक्चर माई आंसर्स इन अ बेटर मैनर। मैंने अपनी ऑप्शनल सोशोलॉजी की तैयारी बेसिकली सेल्फ स्टडी से की थी। सो दिस टेस्ट सीरीज़ हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्सेप्ट थे जहाँ क्लैरिटी नहीं थी वो चीज़ रिमूव हो गई, क्लैरिटी आ गई माइंड में, और आंसर्स की टाइमिंग वाइमिंग एंड एवरीथिंग इम्प्रूव्ड। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना इम्पॉर्टेंट है, आप अपने ऑप्शनल के लिए भी, जीएस पेपर्स के लिए भी, किसी के लिए भी है, मतलब आंसर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर दैट। मैंने जीएस के पेपर्स के लिए कोई टेस्ट नहीं ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी। आई सॉर्ट ऑफ रिलाइड ऑन द प्रिपरेशन दैट आई हैड डन इन द पास्ट, जो सिक्योर इनिशिएटिव से की थी। सो कम्प्लीटली योर चॉइस, वट एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट। इस दौरान मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बना लिए थे और उनकी रिविजन मैंने मल्टीपल टाइम्स करती गई, तो दैट येलो हाईलाइटेड पोर्शन वेंट ऑन कमिंग डाउन एंड डाउन, और रिविजन में थोड़ी आसानी हो गई थी। हेयर आई वुड वांट टू एम्फसाइज ऑन 2 थिंग्स, एथिक्स पेपर एंड एसे पेपर। देखिए, मैंने एथिक्स की तैयारी ना बिल्कुल प्रॉपर उसे एक पेपर कंसीडर करके की थी। आई डेंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन मेक और मार योर करियर, योर चांसेस, ठीक है। तो एथिक्स की भी प्रॉपर किताब लेके, सारी डेफिनेशंस को याद करके, केस स्टडीज़ की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके ज़रूर तैयारी कीजिए और अच्छे से कीजिए। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि जो GS 1, 2, 3 होते हैं उनमें जो आउटपुट इनपुट रेशो होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना GS 4 में होता है। अगर आप GS 4 में थोड़ा अच्छे से मेहनत करेंगे ना, तो इट कैन रियली गिव यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। तो एथिक्स को इग्नोर मत कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कमिंग टू एसे, एसे मतलब मैंने 12 के करीब आराम से ऐसे लिख के देखे थे बिफोर आई एक्चुअली रोट द एसेज इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो एसेज ज़रूर लिख के देखिए। मेरा मेथड थोड़ा ये रहता था कि डिफरेंट टॉपिक्स से एक 2 ऐसे लिख के देख लिए, कोई इकोनॉमी पे, सोशल इशू पे, पॉलिटिक्स पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। डिफरेंट फील्ड से टॉपिक चूज़ किए, एक साइकोलॉजिकल सा जो ऐसे होता है उस तरीके का। हर एक पे एक ऐसे लिख के देख लीजिए, एक 2 इवैल्यूएट करा लीजिए अपने किसी फ्रेंड से या किसी से भी। ऐसे में डू इंश्योर दैट देयर इज़ कॉन्टीन्यूटी बिटवीन वन पैरा एंड द नेक्स्ट पैरा। एक बहुत सिंपल सा फ्रेज बताती हूँ। फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट है, मैंने विमेन एम्पावरमेंट का सपोज पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया एंड देन आई एम मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो एब्रप्ट चेंज नहीं आना चाहिए। वंस यू हैव टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, देन यू शुड से, having talked about the political implications of women empowerment, let us move on to explore the economic implications। बहुत ही सिंपल सा बट कुछ ना कुछ कनेक्टिंग फ्रेज ज़रूर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। टेम्पोरली बिल्ड कर सकते हैं, एक तो मतलब उस तरीके से एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशंट टाइम में ऐसे होता था, मेडिवल में ऐसे, मॉडर्न में ऐसे। और दूसरा होता है कि मल्टीपल डिमेंशंस पे, जिसमें हमारे GS के आंसर्स भी रहते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जितने ज़्यादा डिमेंशंस एक्सप्लोर करेंगे, the better it is. Instead of going very deep into a particular dimension, it is more important to go into multiple dimensions. ऐसे लिखने से पहले 15 या 20 मिनट, इनफैक्ट 25 मिनट तक डिवोट कीजिए एक अच्छी सी रूपरेखा बनाने में, ठीक है। तो वो ऐसे की बुकलेट के पीछे रफ पेज मिलता है, देयर यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे। कि फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट विद अ कोट, I'll talk about the positive sides, the negative sides, the solutions. I would end with this quote or case study or diagram. तो वो थोड़ा सा 20-25 मिनट, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। वो अच्छे से डिज़ाइन आप टाइम डिवोट कर देंगे स्ट्रक्चरिंग ऑफ ऐसे में, तो लिखना बहुत फास्ट हो जाता है, फ्लो में लिखा जाता है, बट एटलीस्ट वो चीज़ बेटर हो तो यू गेट गुड रिजल्ट्स। इसके अलावा कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊँगी। रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली,
ठीक है, गोज विदाउट सेइंग, अगर आपने कहीं पे नॉट मिस कर दिया तो यू विल रिग्रेट इट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द मोमेंट अ नॉट कम्स या कोई एक्सट्रीम वर्ड की ओनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट, ऐसे वर्ड्स को आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, स्पेशली मेंस में। तीसरी चीज़, देयर इज ऑलवेज अ बैटल बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। सो सम पीपल से कि अटेम्प्ट से 14 क्वेश्चंस बट विद द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी, others say that attempt all the questions maybe with average quality. I am a supporter of the second stance. You have to ensure that you have to complete your paper at any cost. उसमें अगर क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इवन देन दैट इज एक्सेप्टेबल, बट पेपर कंप्लीट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट. दैट इज गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू द एफर्ट दैट गोज इन टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना इज नॉन निगोशिएबल. मेन से नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरव्यू पार्ट. इंटरव्यू मेरा तो फेवरेट था क्योंकि परहैप्स यू नो बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, सो आई वॉज अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट और पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी. बट जिनको अगर प्रॉब्लम भी है, ठीक है, लोग इंट्रोवर्ट हैं या हेजिटेट करते हैं, तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, दे आर एक्चुअली नॉट टेस्टिंग या दे आर एक्चुअली नॉट सिटिंग देयर टू ग्रिल यू. वो जो हम अपने माइंड में कई बार लगा के चलते हैं ना, विल गो देयर एंड दे आस्क काउंटर क्वेश्चंस एंड they'll you know give us a volley of questions, ये क्या है, वो क्या है, what is your take on this. They are very cooperative people. I can tell you from my personal experience and from the experience of my mock interviews also, they are very cooperative people. They do not want to grill you, they just want to see कि जिस बंदे को हम इतनी important position के लिए select करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बंदा मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत है वहाँ पे, डिज़र्व करता है. ग्रूम तो हम कर देंगे बट एटलीस्ट एक बेस लेवल है. सिर्फ इतना ही होता है. आपकी पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर्सनालिटी वाले एक इंसान नहीं हो, बहुत क्रिटिकल नहीं हो. दे वांट टू सी बंदा ऑप्टिमिस्टिक है, बैलेंस से व्यूज़ हैं. So see, there can be questions, there would be definitely counter questions, but they are not to grill you. अपने माइंड में जब ये बना के चलोगे ना, मुझे कोई ग्रिल नहीं कर रहा है, मुझसे कोई प्यार से, जैसे मेरे घर का कोई बड़ा बूढ़ा बैठ के पूछ रहा है, हाँ बेटा आजकल समाज में बहुत अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कैसे ठीक करोगे अगर हम तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दें, ठीक है. सो जस्ट रीड देम. मतलब मैंने ये किया था, आई वेंट देयर विद द थॉट इन माइंड दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू सम एल्डर्स हु आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी वेरी एजुकेटेड, ठीक है, वेरी लर्नेड पीपल. एंड दिस थिंग हेल्प मी. इंटरव्यू मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए हैं एंड दे आर रियली कोऑपरेटिव पीपल. ऑल ऑफ देम वर स्माइलिंग थ्रू आउट, ठीक है. और मल्टीपल तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे, करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड थे, मेरे बैकग्राउंड से भी रिलेटेड थे, साइकोलॉजिकल भी थे, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन भी थे. आई वाज आस्क्ड कि टुडे पिंक पजामाज आर फ्लाइंग ओवर रेड फोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ठीक है. मुझे नहीं पता था इसका. पिंक वर्ड सुनते ही आई अंडरस्टूड कि ठीक है, इट हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद वुमेन, बट सिंस यू आर नॉट सपोज टू यू नो जस्ट जज देयर, तो मैंने वहाँ आंसर नहीं दिया था. आई सेड कि सर दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट आई एम सॉरी आई डोंट नो इट्स आंसर. तो उन्होंने स्माइल करना शुरू कर दिया था. दे स्टार्टेड लाफिंग. नो इश्यूज़. नहीं आंसर किया तो ठीक है, मतलब हर इंसान को दुनिया के सारे क्वेश्चंस के आंसर थोड़ी पता होंगे, उनको खुद तो नहीं पता होते हैं. सो दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आता होगा. सो बी वेरी वेरी कंफर्टेबल. आता है बता दिया, नहीं आता तो से सॉरी एंड मूव अहेड. एक और क्वेश्चन पूछा था, माई हॉबीज आर डांसिंग एंड पेंटिंग. सो आई वॉज आस्क्ड कि इट इज़ सेड दैट आर्टिस्ट हैव अ थर्ड आई, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, डू यू हैव अ थर्ड आई. इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था. आई काइंड ऑफ न्यू समथिंग, तो मैंने बोल दिया था एंड दे स्माइल्ड. तो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं. अपने माइंड में फियर वगैरह मत लेके चाहिए. मॉक इंटरव्यूज़ दे लीजिए अगर आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस की या परहैप्स कॉन्टीन्यूटी वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है कि वेदर आई बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली और नॉट. अगर स्टैमरिंग की या थोड़ा सा वैसी प्रॉब्लम है बोलने में, धीरे बोल लीजिए, ठीक है, स्पीड स्लो कर लीजिए. दैट विल गिव यू सम टाइम टू पॉन्डर ओवर द क्वेश्चंस एंड यू नो फ्रेम योर आंसर. और इंटरव्यू में बी वेरी वेरी पॉजिटिव. दे कैन बी सम बेट क्वेश्चंस. जैसे मुझसे पूछा था कि आई हैव एन एक्सपीरियंस इन द इंश्योरेंस सेक्टर. सो आई वॉज आस्क्ड कि देर आर अ लॉट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर टुडे. So the regulator is sleeping, isn't it? It's a bait, don't bite. Okay, you are not supposed to say कि हाँ हाँ regulator तो सो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, this and that. No, you are supposed to throw light on the real picture. हाँ ठीक है, problems हैं, definitely there are unethical practices, but sir, blah 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 blah,
अच्छे काम हुए हैं, रेगुलेटर ने स्टेप्स उठाए हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, हमें और इम्प्रूव करना है। सी, जब आप ये चीज़ बोल दोगे ना, आपने दिखा दिया दैट यू हैव अ बैलेंस पर्सनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेप्टेड कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो यू आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, यू आर नॉट सेइंग कि कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो टोल्ड देम कि ये स्टेप्स उठाए गए हैं इन द पास्ट टू करेक्ट द थिंग्स विच शोज़ अ पॉजिटिव बेंड ऑफ माइंड एंड देन प्रपोज सोल्यूशंस ऑल्सो। मैं तो कहती हूँ कि मतलब मेरा मानना ये था एंड आई डिड दैट, अगर वो आपसे सोल्यूशंस पूछ भी नहीं रहे हैं ना, अगर किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने को बोला है, डिस्कस द प्रॉब्लम, बट एंड में थोड़ा सा बता दीजिए कि सर हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, बट आई थिंक इफ़ वी डू 1 2 3 these steps तो वी कैन यू नो टाइड ओवर द प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा शो योर ऑप्टिमिस्टिक बेंड ऑफ माइंड, और वो ऑप्टिमिज्म आप एक दिन में इनकलकेट नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, बी वेरी वेरी पॉजिटिव राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन ओनली बी वेरी पॉजिटिव, इनकलकेट ऑप्टिमिज्म, inculcate positivity, have a balanced view towards things. Or lastly, this journey is very long, very arduous. बहुत moments आएंगी when you feel very very low. तो जो मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, मैं ऐसे करती थी, perhaps वो आप कर सकते हैं। At the end of the day, having self faith is very important. एक आधा moment of doubt आए ना, let that doubt come. एक्सप्लोर करो कि वो डाउट क्यों आ रहा है। जैसे मैं बहुत बार डाउन फील करती थी क्योंकि मेरा पेपर नहीं कंप्लीट होता था, तो फिर सिर्फ डिप्रेस होने से काम नहीं चलता। डिप्रेस हुई, उसके बाद सोचा कि चलो मैं डिप्रेस क्यों हूँ, क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्पीड स्लो है, तो स्पीड पे थोड़ा वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। मेंस होने से 1 महीने पहले की बात है, मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि दीदी आपके जो डाउट्स हैं ना, वो कहीं से कोचिंग ले रही थी, मेरे सर बड़े हेल्पफुल हैं और वो आपके डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे, आप मेरे साथ चल लीजिए। तो शी सॉट सम टाइम, आई वेंट देयर एंड मैंने उनसे एक पहला ही क्वेश्चन पूछा था। दैट पर्सन आस्क्ड मी, मैंने कुछ शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 स्टेट्स का क्वेश्चन पूछा था। दैट पर्सन आस्क्ड मी कि शेड्यूल 5 और 6 स्टेट्स के नाम बताओ। शेड्यूल 6 के मैंने नाम बता दिए, 5 के मुझे इस टाइम पे याद नहीं थे। तो मैंने कहा सर वो रिवाइज़ करना पड़ेगा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। He went on to take such an extreme view of that situation कि उनकी रिप्लाई मुझे थी, and this happened 1 month before main, so you can imagine what a crucial period of time that is. उन्होंने बोला कि तुम्हारा लेवल अभी वो नहीं है कि you can ask me questions. This was the precise statement कि तुम्हारा अभी वो लेवल नहीं है कि you can ask questions to me. और ही इवन वेंट ऑन टू से कि आजकल के माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, खुद से कर लेगा दिस एंड दैट। तो ही सेड सम नास्टी थिंग्स। आई वाज कम्प्लीटली शैटर्ड, मैं बहुत रोई थी उस दिन, एंड दैट डे आई कुडंट स्टडी। बट वॉट आई डिड, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत नेगेटिव, बहुत डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट्स कैन कम, एंड दे विल कम, बिकॉज इट इज़ सच अ टफ टास्क। यूपीएससी इज़ नॉट ईजी। बट ऐसे मोमेंट्स में मैंने क्या किया, मैं रोई उस दिन, तो मैं पढ़ी नहीं, बट द नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप ना, तो आई रियलाइज्ड कि चलो ठीक ही कह रहे हैं, एक जो चीज़ ठीक कह रहे हैं, मुझे याद नहीं थी, तो परहैप्स लेवल में कहीं ना कहीं कमी है। तो मैंने फटाफट रिविजन शुरू करी उन सारी चीज़ों की कि ये फैक्ट्स मुझे अभी याद नहीं थे। सो दैट वॉज द पॉजिटिव थिंग दैट आई टुक आउट ऑफ दैट। एट द सेम टाइम उनके उस एनालिसिस को मैंने अपने सिर पे नहीं बिठाया, कि मैंने ये नहीं माना कि उस 1 मिनट में दैट पर्सन कैन जज माई पर्सनैलिटी, कि मेरा भी वो भी लेवल नहीं है कि आई कैन पुट क्वेश्चंस टू पीपल, ठीक है। वो मैंने अपने दिल से नहीं लगाया। आई टॉक टू माई ब्रदर ओनली, मैंने उसे ही बताया था कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, एंड ही सेड कि छोड़ ना, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, तू लगी रहे अपना। एंड ही अगेन सेड दैट तू एक्सेप्शनल है। कोई एक्सेप्शनल नहीं था, बहुत रो रही थी मैं, एंड आई फेल्ट लाइक कि चला गया है चांस, आई वोंट बी एबल टू डू इट। पर मतलब कुछ एक्सेप्शनल बना कुछ होता ही नहीं है बच्चों। मतलब जो होता है ना, आपकी मेहनत, आपका ऑप्टिमिज्म, एंड हाउ यू टैकल सच सिचुएशंस इन लाइफ विच ड्रैग यू डाउन, विच पुल यू डाउन। तो मेहनत करते रहिए। जब भी पढ़ाई ना करने का मन करे तो मतलब उस जज्बे को याद करिए जिस टाइम पे आपने शुरुआत की थी इस लॉन्ग जर्नी की। अपने पेरेंट्स की होप्स को, एक्सपेक्टेशंस को याद करिए और सोचिए कि ये 1-1.5 साल का पढ़ाई है,
उसके बाद तो लाइफ बहुत सेट हो जाएगी ना, यू वुड हैव रियलाइज द ड्रीम ऑफ योर लाइफ। तो वो सब फ्यूचर का सोच के और अपने पेरेंट्स वगैरह की एक्सपेक्टेशंस को याद करके, खुद के ड्रीम्स को याद रख के स्टडीज़ में लगे रहिए। स्टडीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। कई बार हम मूवीज़ देख रहे होते हैं ना, मूवीज़ में दिखा रहे होते हैं कोई बंदा पढ़ रहा है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। यू नो, मूवीज़ में तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, बट इन आवर रियल लाइफ वी डोंट हैव एनी बैकग्राउंड म्यूजिक। सो वी स्टडी और वी लिव आवर लाइफ इन वेरी वेरी रेगुलर ऑर्डिनरी वेज, ठीक है। बट उन ऑर्डिनरी वेज में ही मिरेकल प्रोड्यूस होगा इफ़ यू आर रियली रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर एफर्ट, ठीक है। सो मिरेकल्स कैन ऑल्सो हैपन, बट द हार्डर यू वर्क, the greater is the possibility of a miracle materializing. So have hopes, have dreams, and then give your best shot to fulfilling those dreams. I did that, and by the grace of God, सिर्फ मेहनत नहीं, I would definitely say by the grace of God and due to the support of my friends and family, I am here today speaking in front of you. And next year I hope कि आप में से बहुत बच्चे, rather सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे से कोई एग्ज़ाम निकाल के बैठे हों, and someday you are delivering a lecture to other students how you went through the phases in your life. And on this note, all the best to all you students. Thank you. वेल थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। There's a question by Kritika Kushwaha, and her question is that I'm a science student and I want to pursue chemistry as my main subject, but I have heard people suggesting me that science would be difficult. Is it so? I want you to suggest me. जस्ट अ मिनट मैम, जस्ट अ मिनट। रितिका कुशवाहा, आप खड़े हो जाइएगा। आप कहाँ पर हैं आप? प्लीज मैम, आप ओके, ये उनके पास माइक पहुँचेगा, प्लीज। जी मैम, प्लीज। सो कृतिका, या दिस इज़ ट्रू कि आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग साइंस सब्जेक्ट्स, एंड एक्चुअली देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। द रीज़न इज़ कि जब हम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो वो जीएस के पेपर्स से कट ऑफ होते हैं। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन स्टडिंग अ साइंस सब्जेक्ट that is exclusively and dedicatedly going for optional subject preparation, and in no way it is helping you to prepare other aspects of your exam. तो थोड़ा सा लोग इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए कि एक चीज़ पढ़ें और दूसरे में भी हेल्प हो जाए, इस वजह से जनरली ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स आर मोर पॉपुलर। हैविंग सेड दैट, आई मस्ट से कि जिन लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है या बहुत कमांड होती है अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना साइंस का सब्जेक्ट ही चुनते हैं। इंजीनियर्स इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुत लोग चुनते हैं इन सब्जेक्ट्स को। बट थोड़ा सा ये देख के डिसीजन ले लीजिएगा कि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लो, देख लो कि आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है उसमें विद योर करंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जो ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा होगा, हाउ मच आर यू एबल टू सॉल्व। और तीसरा, गाइडेंस अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस सब्जेक्ट्स में थोड़ा गाइडेंस अवेलेबिलिटी भी कम होती है, दैट इज़ वाई लेसर स्टूडेंट्स गो फॉर दैट। अगर गाइडेंस वगैरह अवेलेबल है, कहीं पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ कुछ है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। हमने टॉपर्स भी निकलते देखे हैं साइंस सब्जेक्ट से भी।